हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अस्थमा के बारे में। हम इस वीडियो में जानेंगे अस्थमा किसे कहते हैं, अस्थमा होने के बाद क्या क्या सिम्टम शरीर में शो होते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके ट्रीटमेंट में हम कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा अस्थमा एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, अस्थमा जो होती है वो एक तरह की सांस की बीमारी होती है। किसी भी व्यक्ति के शरीर में अगर सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तो उसे हम अस्थमा बोलते हैं। क्या होता है, इसमें फेफड़ों में जो है प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं जा पाता है। तो चलिए इसको हम मेडिकल की भाषा में समझ लेते हैं आखिर अस्थमा क्या होता है। तो हमारा जो लंग्स होता है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ब्रोंकस बोलते हैं। देखिए, लंग्स के अंदर वैसे तो बहुत तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, लेकिन हम यहाँ बेसिकली बात करेंगे ब्रोंकस के बारे में। ब्रोंकस में क्या होता है, एक तरह का म्यूकस जो है जमा हो जाता है। अब क्या होता है आप लोग समझिएगा, अगर ये जो ब्रोंकस है आपका, इसमें प्रॉपर तरीके से आपका ऑक्सीजन फ्लो हो रहा है। अब ऑक्सीजन फ्लो हो रहा है तो ब्रोंकस से होते ही ब्रोंकियो में जा रहा है और तब जाके आपके बॉडी के हर एक पार्ट में जा रहा है। लेकिन क्या होता है, अस्थमा की कंडीशन में जो ब्रोंकस होता है उसके अंदर जो है कुछ म्यूकस आ जाते हैं। म्यूकस मतलब कि कुछ डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं जो कि इसमें क्या होता है, बिल्कुल पूरी तरीके से इस जो पाइप होती है उसमें चिपक जाते हैं अंदर। और जब ये अंदर की तरफ चिपक जाते हैं तो आपको सांस लेने में बेसिकली क्या होती है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, ये जो म्यूकस होते हैं, जो ये डस्ट इसमें चिपके हुए रहते हैं, वो कॉज करते हैं आपके अस्थमा की कंडीशन को। ये क्या करते हैं, ये बेसिकली आपके जो एयर फ्लो है, जो आप एयर जो पूरे बॉडी में जा रही है, जब आप लोग एयर एक्सहेल कर रहे हो और इनहेल कर रहे हो तो वो प्रक्रिया पूरी तरीके से नहीं हो पाती है, जिससे आपको प्रॉपर सांस लेने में तकलीफ़ होती है। ठीक है, ये जो कंडीशन होती है वो बेसिकली अस्थमा कहलाती है। इस कंडीशन में लंग्स का इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो ये जो कंडीशन है वो पूरी तरीके से अस्थमा कहलाती है। देखिए, इसको हम अस्थमा को हम बेसिकली ब्रोंकियो अस्थमा के नाम से भी जानते हैं। और ये जो डिजीज़ होता है वो आपके लंग्स को अफेक्ट करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर जो आप लोग इसका टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं कराते हो, टाइम पर इसका मेडिकली मैनेजमेंट नहीं लेते हो, टाइम पर दवा नहीं खाते हो, तो ये आगे चलकर ये जो कंडीशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्रोनिक हो जाती है। तो चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके कुछ सिम्टम के बारे में। देखिए, अस्थमा होने के बाद क्या क्या सिम्टम है जो आपकी बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम होता है वो होता है शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ। आपको क्या होगा, सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अब सांस लेने में तकलीफ़ क्यों होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जो ब्रोंकाई होता है वो उसमें म्यूकस जमा हो जाता है, इसलिए आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है। दूसरा जो सिम्टम आपको देखने में मिलता है वो होता है घबराहट, वीजिंग होने लगती है। मतलब आपकी बॉडी में बहुत तरह की घबराहट होने लगती है। जब एयर फ्लो नहीं सही से होगा तो घबराहट जाहिर सी बातें होगी। चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट के पास एक बहुत ही टाइटनेस सा महसूस होने लगता है। जब आप लोग एयर फ्लो नहीं होगा बॉडी में पूरी तरीके से तो चेस्ट टाइटनेस जैसी फीलिंग आने रहती है। और देखिए, जब भी अस्थमा की कंडीशन आती है तो स्पूटम बहुत ज़्यादा निकलता है। ठीक है, तो वैसे तो नॉर्मल कंडीशन में स्पूटम बहुत कम निकलता है, लेकिन जब भी अस्थमा की कंडीशन हो जाती है तो स्पूटम बहुत ज़्यादा निकलता है मनुष्य के बॉडी से। फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है व्यक्ति को। जब लंग्स इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पे जाहिर सी बात है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी आ जाएगा। अगर व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा समय से अस्थमा की कंडीशन है तो उनका वेट लॉस भी होने लगता है। वो चाहे कितना भी खाएं, कितना भी कुछ न्यूट्रिशन लेते रहें अपनी बॉडी में, लेकिन उनका वेट जो गेन नहीं होता है, हमेशा वेट लॉस होना चला जाता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ कारण के बारे में, आखिर किस कारण की वजह से आपको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, सबसे पहला और मेन रीज़न जो होता है वो होता है टोबैको स्मोकिंग। मतलब क्या, अगर आप लोग स्मोकिंग करते हो तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका एक मेन फैक्टर होता है आपके अस्थमा होने का। और साथ ही साथ अगर आप लोग एल्कोहल कंजप्शन भी करते हो तभी ये मेन रीज़न होता है। उसके बाद से एक मेन कॉज होता है एलर्जी। अगर किसी भी तरह की आपको एलर्जी बार बार एलर्जी हो रही है तो कॉज कर सकता है आपके अस्थमा को। और तीसरा होता है जेनेटिक। देखिए, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा जेनेटिक मतलब होता क्या है। जेनेटिक मतलब ये होता है, अगर किसी भी फैमिली में अगर उनके फादर को या मदर को, ठीक है, अगर उनको अस्थमा होता है तो ये जाहिर 100% ये चांस है कि वो उनके जो चाइल्ड होंगे, जो उनके बेबीज़ होंगी, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाए। तो इसको हम बोलते हैं जेनेटिक, यानी कि ट्रांसफ़र हो रहा है उनके फादर से अब बच्चे में जा रहा है, फिर बच्चे के बाद ऐसे वो ट्रांसफ़र होता है, पूरी पूरी साइकिल चलती रहती है, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक। तो ये जेनेटिक भी हो सकता है। और जो कारण होता है इसका वो होता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इसका बहुत ही ज़्यादा मेन रीज़न होता है। रेस्पिरेटरी में इन्फेक्शन हुआ, अगर आप लोगों ने इसको टाइम पर इलाज नहीं कराया तो वो कॉज कर देता है अस्थमा को।
और जो इसका मेन रीज़न होता है वो होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में बेसिकली आप कैसा जो एयर इनहेल कर रहे हो, और साथ ही साथ जो आपका वातावरण है उसमें किस तरीके की आप लोग जो एयर ले रहे हो कितना उसमें अगर उसमें बिल्कुल क्लीन एयर आप लोग नहीं ले रहे हो तो वो जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंतर्गत आता है। तो ये सारे के सारे कारण होते हैं आपके अस्थमा को और ज़्यादा इंक्रीज करने के। बात करेंगे कुछ ट्रीटमेंट के बारे में, आखिर अस्थमा के पेशेंट को कौन कौन से ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्टर देते हैं। देखिए यहाँ पर मैं ट्रीटमेंट बताने से पहले आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं आपको जो भी ट्रीटमेंट बताऊँ वो आपकी बस इन्फॉर्मेशन के लिए है। आपको इसमें से कोई भी मेडिसिन खुद जा कर के नहीं लेनी है। जब आप डॉक्टर सलाह करते हो, डॉक्टर सलाह लेते हो, तभी आप लोग को ये मेडिसिन लेनी है। तो देखिए अस्थमा के पेशेंट को सबसे पहला जो कॉमन जो दवा दी जाती है वो दी जाती है ब्रोंकियोडायलेटर। ये क्या करते हैं, आपके ब्रोंकाई को, जो ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंकस होते हैं, उसको डायलेट कर देते हैं। बेसिकली वो जो मैंने आपको बताया कि जो पाइप है ब्रोंकाई वो पूरी तरीके से म्यूकस जमा हो गई है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये बेसिकली आपका ये पाइप है यानी कि ब्रोंकाई है जिसके अंदर म्यूकस जमा हो गया है। एक तरह के म्यूकस जमा हो जाते हैं। लेकिन ये ब्रोंकियोडायलेटर क्या होता है, जब आप लोग ब्रोंकियोडायलेटर को लेते हो तो ये क्या करते हैं, बिल्कुल इसको खोल देते हैं, पूरी पाइप जो है वो खुल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो व्यक्ति होता है वो पूरी तरीके से सांस ले पाता है और ऑक्सीजन की डिमांड जो है पूरी हो जाती है उसके बॉडी में। अब इसके कैटेगरी के 2 टैबलेट आते हैं, एक तो आता है सल्बुटामॉल और एक आता है डेरिफाइलिन। तो देखिए सल्बुटामॉल जो होता है वो एस्थालिन 4 के नाम से आता है, और इटोफाइलिन और थियोफाइलिन जो इसका कंपोजिशन होता है उसके नाम से डेरिफाइलिन आता है। मार्केट में आपको इसी नाम से मिल जाते हैं। ये दोनों की दोनों जो दवाएं होती है वो आपको एक ही साथ नहीं लेनी होती है। अगर बहुत ही ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन हो जाती है तब डॉक्टर इसको दोनों को एक ही साथ लेने के लिए बोलते हैं। वैसे तो ये दोनों दवाएं जो होती है वो सिंगल दी जाती है, मतलब इसमें से कोई भी एक ही दवा दी जाती है। अगर इसके डोज की बात करें कि कितना डोज देना होता है एक पेशेंट को, तो देखिए एक टैबलेट देना होता है दिन भर में 2 से 3 बार। ठीक है, अगर व्यक्ति को ज़्यादा कंडीशन की प्रॉब्लम लग रही है तो उसको हम 2 बार दे सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा लग रही है तो उसको हम 3 बार दे सकते हैं दिन भर में। और ये आपको ध्यान रखना है कि आपको खाना खाने के बाद ही इस दोनों टैबलेट को प्रयोग करना है। नेक्स्ट टैबलेट आती है वो आती है एंटीबायोटिक। देखिए वैसे तो काफ़ी सारी एंटीबायोटिक्स आती हैं। अब यहाँ एंटीबायोटिक क्यों दिया जाता है, देखिए अगर आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर जो है वो एंटीबायोटिक देते हैं। तो वैसे तो मार्केट में काफ़ी सारी एंटीबायोटिक आती हैं जो कि दी जा सकती हैं, जिसके अंतर्गत एमॉक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और भी बहुत सारे टैबलेट आते हैं जो कि आपके एंटीबायोटिक होते हैं। तो डॉक्टर सबसे पहले आपको डायग्नोस करते हैं, मतलब चेक करते हैं, और फिर आपकी सूटेबिलिटी के अनुसार आपको वो दवा लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको कोई भी दवा दे सकते हैं, चाहे वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो चाहे एमॉक्सिसिलिन हो। नेक्स्ट हम कैटेगरी की बात करते हैं वो होते हैं स्टेरॉयड। तो देखिए स्टेरॉयड क्या करते हैं, किस तरीके से अस्थमा के ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। स्टेरॉयड जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो इन्फ्लेमेशन हुआ रहता है उसको सही कर देते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन जो हुआ रहता है आपके ब्रोंकियम में उसको सही करते हैं। स्टेरॉयड के अंतर्गत बेसिकली 2 दवाएं आती है, एक आता है डेक्सामेथासोन और एक आता है बेटामेथासोन। तो ये जो दोनों जो दवाएं होती हैं वो स्टेरॉयड के रूप में यूज़ की जाती है अस्थमा के ट्रीटमेंट में। और आपको दोनों दवा एक साथ नहीं लेनी है, इसमें से आपको कोई एक ही दवा दी जाती है कभी भी जो पेशेंट को प्रॉब्लम के हिसाब से देख करके। देखिए इसके बाद से मोस्ट कॉमन जो होता है वो इन्हेलर यूज किया जाता है। इन्हेलर में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन जो इन्हेलर होता है वो होता है एस्थालिन। देखिए एस्थालिन के नाम से इन्हेलर आता है, इसमें साल्बुटामॉल का साल्ट होता है। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा, कभी कभी फिल्मों में भी देखा होगा आपने कि कुछ इस तरीके से इन्हेलर को निकालते हैं और उसके बाद से वो जल्दी से अपने मुंह में लेते हैं। ठीक है, तो मुंह में स्प्रे होता है जिसको मुंह में ले करके और एक स्प्रे को दबाना होता है जो कि तुरंत जा करके और अपना एक्शन शो कर देता है बॉडी में। ठीक है, तो ये कुछ इन्हेलर होते हैं। अब देखिए इन्हेलर जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये क्या करते हैं अस्थमा की कंडीशन को बहुत ही हेल्पफुल होते हैं अस्थमा की कंडीशन में। ठीक है, और बेसिकली जब क्रोनिक कंडीशन हो जाती है तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है वो इन्हेलर ही होता है। तो उस वक्त डॉक्टर आपको प्रीफर करते हैं इन्हेलर देने के लिए। देखिए वैसे तो अगर मैं बात करूँ कि मार्केट में किस किस नाम से आते हैं, तो मार्केट में एस्थालिन के नाम से आते हैं, लिवोलिन के नाम से आते हैं, सैलामोल के नाम से आते हैं और सैल्बुलिन के नाम से आते हैं। तो ये सारे के सारे कुछ ब्रांड नेम हैं जो आपको मार्केट में देखने को मिल जाते हैं इस नाम से। और काफ़ी प्रचलित जो ब्रांड नेम है जो कि यूज किया था वो किया था एस्थालिन का। तो ये सारे के सारे जो थे वो मैंने बता दिया आपको इन्हेलर तक। अब देखिए कभी कभी क्या होता है जब पेशेंट की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रोनिक हो जाती है तो उस सिचुएशन में डॉक्टर जो है नेबुलाइज़र का यूज़ करते हैं। नेबुलाइज़र क्या होता है, बेसिकली नेबुलाइज़र में भाप दिया जाता है। ठीक है, नेबुलाइज़र के थ्रू भाप दिया जाता है।
तो यहाँ पे देखना, यहाँ पर मैंने दो जो है मेडिसिन लगाई हैं। तो जो नेबुलाइज़र में जो आप लोग इंजेक्शन देते हो उसमें बेसिकली कौन सा इंजेक्शन होता है, देखिए इंजेक्शन जो मैं बात कर रहा हूँ भाप के तौर पर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम बोलते हैं रेप्सूल्स बोलते हैं, ठीक है, इसको हम रेप्सूल्स बोलते हैं। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे रेप्सूल्स लिखा हुआ है। इसको क्या करते हैं हम, इसको हम बेसिकली भाप में मिला कर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि नेबुलाइज़र ऐसा लगता है और फिर तब तक जाके पेशेंट जो है सही रहता है। इसमें बेसिकली दो तरह के ब्रांड नेम आते हैं, एक आस्थालिन के नाम से आता है और एक लिवोलिन के नाम से आता है, जिसके अंदर साल्ब्यूटामॉल रेस्पिरेटर सॉल्यूशन होता है, जो कि आपके पेशेंट के अगर अस्थमा की बहुत ही क्रोनिक स्थिति हो गई तो उसको ये ठीक कर देता है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ इंजेक्शन की बात करूँगा कि कौन कौन से इंजेक्शन है जो कि मिक्स करके लगाए जाते हैं। अगर पेशेंट जो है टैबलेट से नहीं ठीक हो पा रहा है तो उस कंडीशन में जो है डॉक्टर कुछ इंजेक्शन भी प्रेफर करते हैं। तो देखिए इस कंडीशन में जो है बेसिकली 3-4 तरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। सबसे पहला जो इंजेक्शन होता है वो होता है सेप्टाजिडिमाइन, ठीक है। सेप्टाजिडिमाइन क्या होता है, ये कई सारी कैटेगरी का इंजेक्शन आता है। तो आप लोग चाहे सेप्टाजिडिमाइन दे दो, या तो सेप्टाजिमिडोन दे दो, या तो डेक्सामिथासोन दे दो, या तो डेरिफाइन दे दो। अब देखिए इस जो मैंने आपको 3 जो इंजेक्शन बताए हैं इसके साथ आपको जो है एक ब्रोंकियोडायलेटर देना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक इंजेक्शन दे दो, ठीक है, उसके बाद से आपको एक ब्रोंकियोडायलेटर का टैबलेट देना होता है। आप डेरिफाइलिन दे सकते हो या तो आप साल्ब्यूटामॉल दे सकते हो, डेरिफाइलिन दे सकते हो या तो आप लोग एस्थालिन दे सकते हो, जो कि साल्ब्यूटामॉल होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो चलो ये सारे के सारे जो है इंजेक्टेबल हो गए। तो आई होप कि आपको इस चीज़ जो वीडियो थी वो समझ में आ गई होगी और आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए सारे के सारे जो मेडिसिन थे वो थे अस्थमा के पेशेंट के लिए। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ बता देना चाहता हूँ, अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए कोई परमानेंट इलाज नहीं होता है। एक बार अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा हो गया तो उसको जो है क्रोनिक कंडीशन मानी जाती है और उसको बार बार जो है वो दवा लेनी ही पड़ती है और हमेशा अपने साथ इन्हेलर लेकर चलना पड़ता है। और कभी कभी किसी कंडीशन में जो है उनको नेबुलाइज़र भी साथ लेकर डॉक्टर जो है रेकमेंड करते हैं ले जाने के लिए। ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे ऐसी एक शानदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।